दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियाने में। दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था निर्धनता व खाद्य सुरक्षा, और उसके अंतर्गत हमने 39 क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए थे, और अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का। चलो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, इस टॉपिक के अंदर मैंने कुछ अन्य योजनाएं भी हमने डाली हैं जो इस टॉपिक से संबंधित हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपके बहुत ही आपके भाई मतलब करंट में भी काम आ सकती हैं। तो इस वजह से तो उनकी हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, हम अपने निर्धनता के टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है उनके संबंधित हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2013 के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, जहां पर व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं आपको व्याख्या बिल्कुल करवाऊंगा। ये कुछ योजनाएं हैं, इनको हम केवल याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 योजनाओं के बारे में दे रखा है, एक असत्य है, तो इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत है वो 20 फरवरी 2015 को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। जननी जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2015 को हुई थी। तो इनको हम याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम याद कर सकते हैं बिल्कुल। प्रश्न नंबर 43 के अंदर भी फैक्ट हैं, उनको भी हम याद कर सकते हैं। कुछ योजनाएं हैं कब शुरू हुई थी। उसके बाद में 44, 45 नंबर प्रश्न है, ये अपने एजुकेशन से संबंधित है। एजुकेशन से संबंधित योजना है समसा। यानी पहले एसएसए और पहले रमसा चलती थी। यानी कि जो अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर जो 1 से 8 तक के जो स्कूल आते थे, उनके विकास से संबंधित जो पैसा आता था, जो उनके उनसे संबंधित जो विभाग था वह एसएसए के अंतर्गत आता था, जबकि 9 से 12 आता था वो रमसा के अंतर्गत था। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से एसएसए और रमसा दोनों को मिला के समसा कर दिया, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर आ जाएगी इसका 1 फरवरी 2021 को। उससे अगला प्रश्न है वो भी फैक्ट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 49 के ऊपर आते हैं हम। नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने कब घोषित की? तो नई शिक्षा नीति है वह दोस्तों भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इसको घोषित किया था, और इसके बारे में हम शैक्षिक परिदृश्य के अंदर विस्तार से हमने देखा होगा। इसके अंदर जो पैटर्न है ये अक्सर पूछा जाता है, 5+3+3+4 का पैटर्न है। यानी कि 5 के अंदर 3 तो इसके अंदर प्री प्राइमरी स्कूल होंगी, यानी कि कक्षा 1 से पहले की होंगी, और कक्षा 1 और 2 शामिल होंगी। फिर 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, और फिर 9 से 12 तक का। इसके अंदर ही इस प्रकार से 5+3+3+4 का पैटर्न बना हुआ है। अगला प्रश्न है वह भी फैक्ट से संबंधित है, वह भी योजना है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 55 के ऊपर चलते हैं हम। राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर 2019 को। आप सभी जानते हो कि जन आधार कार्ड अपने बने हुए हैं, उसके अंदर मुखिया है वह परिवार की महिला को बनाया गया है, और सभी जो परिवार के मेंबर हैं, देखो भाई, एक तो इसके अंदर आईडी आती है जन आधार आईडी, जो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होती है, ठीक है, और एक पीछे की तरफ जितने मेंबर के नाम होते हैं उन मेंबर की पर्सनल आईडी भी होती है, जो कितने अंकों की होती है? 11 अंकों की होती है। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा रसोई योजना किस विभाग ने शुरू की? तो राइट आंसर आ जाएगा राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने। और कब शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत की थी 20 अगस्त 2020 को। अब देखो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं वो देखो एक बार। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी, और इसके तहत जो लाभार्थी होते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जाके अगर वहाँ पर भोजन करना चाहे तो 8 रुपये के अंदर शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2022 से सरकार ने 12 रुपये प्रति थाली के स्थान पर 17 रुपये प्रति थाली है वह अनुदान दिया है। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो, यानी कि हमें कितना भुगतान करना पड़ता है? 8 रुपये, जबकि सरकार है वह उस रसोई यानी जो भोजन बनाने का जो कंपनी ठेका लेती है उसको पहले 12 रुपये है वह अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में देती थी, और अब 17 रुपये प्रदान करती है। यानी कि जो भोजन बनाते हैं इंदिरा रसोई योजना के तहत, जो वे ठेका लेते हैं, उनको 17 रुपये तो गवर्नमेंट अदा करती है, और 8 रुपये जो उपभोक्ता होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, वो अदा करते हैं भोजन करने वाले। तो 17 प्लस में 8 यानी 25 रुपये उनको भोजन की एक थाली के उपलब्ध करवाए जाते, भुगतान किया जाता है। और देखो भाई, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्सिडी की, तो देखो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी को हिंदी में सहायकी कहते हैं। सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है? भाई सब्सिडी का उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता तक, यानी जनता तक वह चीज़ है वह उस कीमत से कम कीमत के अंदर उपलब्ध करवाई जाए, और
उसका भुगतान है वह जो जितने कम कीमत के अंदर यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर सामान्य भाषा के अंदर अगर समझो तो सब्सिडी देने का उद्देश्य ये होता है सरकार का कि सामान्य जनता तक वह चीज़ है वो कम कीमत के अंदर उपलब्ध हो जाए, और जो भाई इसका जो भाई मतलब उत्पादक है उसको भी नुकसान नहीं हो, उसकी भरपाई करेगी सरकार। मान लो कोई चीज़ है वो 50 रुपए की है मार्केट के अंदर, जबकि जनता को वो मान लो 30 रुपए के अंदर उपलब्ध हो रही है, तो 20 रुपए की जो भरपाई है वह सरकार करेगी। सरकार है वह उस कंपनी को उस चीज़ की भरपाई करेगी, तो उस कंपनी को नुकसान भी नहीं होगा और जनता तक भी वह जो वस्तु है वह उचित कीमत के ऊपर पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राजस्थान के शहरी क्षेत्र से संबंधित है, और इसके तहत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लोगों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वो अपना कोई भी स्वरोजगार स्थापित कर सके, कोई भी रोजगार स्थापित कर सके। एनएसएसओ के 68वें दौर यानी 2011-12 के अंदर निर्धनता रेखा निर्धारित हेतु कितनी व्यय राशि का प्रावधान किया गया? यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 816 और शहरी क्षेत्र के अंदर 1,000 रुपये। यही हमने लाकड़वाला समिति के अंदर पढ़ा था। अगला ये 2017-18 के अंदर निर्धनता का प्रतिशत, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि 2017-18 के अंदर आंकड़े हैं वो सरकार ने जारी नहीं किए। हाँ, हालांकि भाई एनएसएसओ की रिपोर्ट के आधार पर वो आंकड़ों की भाई रिपोर्ट तो भेजी गई थी, लेकिन उसमें शायद उसके अंदर गरीबी का जो प्रतिशत था वो ज़्यादा था, तो सरकार ने उसको जारी नहीं किया। और उसके स्थान पर सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रश्न नंबर 62 कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और पहला बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग ने कब जारी किया? नवंबर 2021 में जारी किया। अब प्रश्न यहीं से बनेगा क्योंकि करंट का प्रश्न है ये। पहली बार नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया, तो कब जारी किया? नवंबर 2021 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63, भारत में कितने प्रतिशत लोग बहुआयामी गरीब है, यानी कि कितने परसेंट गरीबी है? कितने परसेंट है? 25.1%, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि नीति आयोग द्वारा 2021 के अंदर राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो पहली बार जारी किया गया उसके अनुसार 25.1% यहाँ पर गरीबी पाई जाती है। अब देखो इसके बारे में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी के मामले में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है, बिल्कुल सही बात है, और वहां पर 51.91% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिल्कुल सही है। सबसे कम बहुआयामी गरीब राज्य है केरल, जहां पर मात्र 0.71% लोग हैं वो गरीब है। तो दो प्रश्न हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला राज्य कौन सा है? बिहार 51.91%, सबसे कम केरल 0.71%। तो सबसे ज़्यादा वाला याद करना है, सबसे कम वाला याद करना है, प्रतिशत याद करने हैं, साथ में अपने राजस्थान की पोजीशन याद करनी है। तो बहुआयामी गरीबी का ये जो सूचकांक है इसके अंदर अपने राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है, और राजस्थान के अंदर 29.46% लोग हैं वह गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना बताया था? 25.1%। यानी कि राजस्थान के अंदर जो अपनी गरीबी का प्रतिशत है वह राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65, बहुआयामी गरीबी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान में बहुआयामी ये जो गरीबी इसका परसेंट है 29.46%, जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी से 4.45% अधिक है। तो राष्ट्रीय स्तर कितना है? राष्ट्रीय स्तर है 25.01, जबकि अपने राजस्थान का कितना है? 29.46%। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बहुआयामी गरीब जिला कौन सा है? बाड़मेर 56.13%, और सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू 12.8%। तो अपने को देखो इसके अंदर कितने परसेंट याद करने, एक बार फिर दोबारा से हम स्पीड से देख लेते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट से देख लेते हैं एक बार हम कि सबसे पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो कब और किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया, 2019 के अंदर जारी किया। ठीक है, उसके अनुसार भारत के अंदर गरीबी का प्रतिशत कितना है? 25.1। राजस्थान में कितना है?
29.46। ठीक है। भारत के अंदर सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार 51.91%। सबसे कम गरीब केरल 0.71%। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गरीब जिला बाड़मेर 56.13। सबसे कम गरीब झुंझुनू 12.8%। ये प्रश्न अपने को याद करने हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि जिसके अंदर जो न्यूनतम आवश्यकताएं अपनी होती हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर पाता तो वह किस प्रकार की गरीबी कहलाएगी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरपेक्ष गरीबी। भाई देखो, दो प्रकार की गरीबी है, एक तो निरपेक्ष गरीबी, दूसरी सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वह होती है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। उस देश की सरकार के द्वारा एक न्यूनतम मानक तय कर दिया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति उस मानक को पार नहीं कर पाता तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो भारत के अंदर और सभी विकासशील देशों के अंदर निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा प्रचलित है। इसकी व्याख्या देख लो। निरपेक्ष गरीबी का प्रतिमान एक न्यूनतम आय या उपभोग स्तर पर आधारित है, जो उस देश की सरकार है वह निर्धारित करती है, और भारत के अंदर निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा ही प्रचलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। दूसरे देश, प्रदेश या फिर दूसरे वर्ग, दूसरे जाति, दूसरे समूह के साथ में तुलनात्मक रूप से अगर हम गरीबी का आइडिया लगाते हैं तो वह क्या कहलाएगी? इसका राइट आंसर है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ में सापेक्ष, यानी कि तुलना करते हुए कि भाई इसकी बजाय ये ज़्यादा गरीब है। ठीक है, ये कहलाएगी सापेक्ष गरीबी, यानी तुलनात्मक रूप से गरीब। और ये जो सापेक्ष गरीबी है यह आय की असमानताओं को प्रदर्शित करती है, यानी कि आय की असमानता को दर्शाती है कि भाई इस वर्ग की बजाय यह वर्ग ज़्यादा गरीब है। और यह अवधारणा है, यह विकसित देशों के अंदर प्रचलित है। तो दो प्रश्न याद हो गए। सापेक्ष गरीबी के अंदर न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक है उसको प्राप्त नहीं करते, वह गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। जबकि सापेक्ष गरीबी के अंदर हम तुलनात्मक रूप से किसी दूसरे वर्ग, जाति या फिर दूसरे क्षेत्र के आधार पर हम गरीबी का अनुमान लगाते हैं, और यह आय की असमानता को दर्शाता है कि उसकी बजाय वो ज़्यादा गरीब है। और यह विकसित देशों के अंदर यह अवधारणा प्रचलित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 68। सामाजिक अपवर्जन के संबंध में सत्य कथन है। सबसे पहले हम समझते हैं सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है। सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है किसी जाति या किसी वर्ग का समाज के अंदर उसको हेय दृष्टि से देखना, उसको समान अधिकार न मिलना, समाज के अंदर उसके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। तो भाई देखो, अब सामाजिक अपवर्जन के संबंध में सही कथन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अपवर्जन के कारण निर्धनता हो सकती है। देखो भाई, इसको समझो। अगर सामाजिक अपवर्जन है, समाज के अंदर किसी वर्ग को अगर हेय दृष्टि से देखा जाता है, समाज में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसको आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसके कारण वह समाज, वह जाति है वो गरीब रहेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे और वो गरीब रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है, निर्धनता के कारण सामाजिक अपवर्जन हो सकता है। मतलब अगर निर्धनता है, अगर कोई वर्ग है, कोई जाति गरीब है, तो उसका सामाजिक अपवर्जन हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको समाज में फिर देखेंगे, अरे यार ये तो गरीब आदमी, इसके साथ में क्या संबंध बैठाएंगे, चलो इसको अलग ही रहने दो। तो ये बात भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है, भारत के अंदर जाति व्यवस्था है वो सामाजिक अपवर्जन का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, जाति व्यवस्था है उसमें सामाजिक अपवर्जन देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब एक चीज हम समझ लेते हैं भाई, देखो, सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी है और निर्धनता का परिणाम भी है। समझो, निर्धनता का कारण भी है सामाजिक अपवर्जन, मतलब सामाजिक अपवर्जन होगा तो निर्धनता बढ़ेगी, और निर्धनता का परिणाम भी है, अगर कोई व्यक्ति निर्धन होगा तो भी वह सामाजिक भेदभाव से ग्रसित रहेगा, उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो दोनों चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी है और निर्धनता का परिणाम भी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 69। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है? यानी यहाँ पर भाई देखो, निर्धनता के अलग अलग कारण माने जाएंगे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक कारण। ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक वैज्ञानिक मानते हैं कि समाज के अंदर अगर व्यक्ति को अच्छे से पोषक तत्व भोजन में नहीं मिलेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आएगी उसके अंदर। ठीक है, और वह अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएगा और वह गरीब रहेगा। बिल्कुल सही बात है।
ऑप्शन पहले सी देखो, रोजगार के अवसरों में कमी है, इस वजह से भी हमारे यहाँ पर निर्धनता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और सामाजिक अपरजन, समाज के अंदर सामाजिक अपरजन के कारण भी निर्धनता पाई जाती है, सारी बात सही है। घर में एक कारखाना नहीं होना, यह सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता का सूचक नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, घर में कार का नहीं होना। देखो भाई, अमेरिका के अंदर यह मानक है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कार नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब है। यानी कि हम इस चीज़ से यह चीज़ हम समझ सकते हैं कि हर देश के अंदर निर्धनता का जो मानक है वह अलग अलग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66वां स्थान है अपना भारत का। 109 देशों की रैंक जारी की गई थी, जिसके भारत का स्थान है वो 66वां है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 71। भारत में सामान्यतः निर्धनता का अनुमान कितने वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष के अंतराल में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो भाई। नीति आयोग के द्वारा, पहले योजना आयोग के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता था एनएसएसओ की रिपोर्ट के आधार पे, तो 5 वर्ष के अंदर है वो निर्धनता का अनुमान लगाया जाता था। तो 2011-12 के अंदर अंतिम बार निर्धनता का अनुमान लगाया गया था, और उसके बाद में 2017-18 के अंदर भी सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। जबकि उसके स्थान पर सरकार ने, नीति आयोग ने नवंबर 2021 के अंदर पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 72, 72 नंबर प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोफेसर नर्कसे ने। ठीक है, और इन्होंने क्या कही थी कि गरीबी का कारण भी गरीबी है और परिणाम भी गरीबी है। कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वो पहले से गरीब है, तो वो गरीबी आगे चला जाएगा। और कोई व्यक्ति आज गरीब है तो वो भविष्य में भी गरीब ही रहेगा। ये इन्होंने प्रोफेसर ये जो नर्कसे थे, इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 73। गरीबी के कारणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? यानी कि गरीबी का सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है और राजनीतिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, देखो भाई, गरीबी का सामाजिक कारण क्या है, यानी समाज में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी प्रथाएं हैं, कौन सी कुप्रथाएं हैं, कौन सी परंपराएं हैं जिनके कारण गरीबी को बढ़ावा मिलता है। तो भाई देखो, जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित परंपरा, बिल्कुल सही बात है। जन्म के ऊपर हम अपने समाज के अंदर दसोटन वगैरह करते हैं, विवाह के अवसर के ऊपर पूरे गांव को जिमाते हैं, और मृत्यु के ऊपर मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये सारी चीज़ें ग्रामीण परिवेश के अंदर गरीबी को बढ़ावा देती है। पैसे हो या न हो, लेकिन खर्च करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नहीं, उसके बाद में अगला ऑप्शन है आर्थिक कारण। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश नहीं कर पाना, यह भी गरीबी का कारण है। भाई आर्थिक कारण है ये, यानी अगर हमारे पास में अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं होती, धन हमारे पास नहीं होता है, तो इस वजह से हम शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाते। और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम निवेश नहीं कर पाएंगे तो हम मानव को मानव संसाधन नहीं बना पाएंगे, और वह आगे चल के समाज के अंदर आर्थिक विकास के अंदर अपना योगदान नहीं दे पाएगा, और वह उसके अंदर कौशल विकसित नहीं होगा, और वह व्यक्ति कम कमा पाएगा, और वह व्यक्ति है वह गरीब रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है राजनीतिक कारण। 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व गरीबी निवारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया, यह भी भारत के अंदर गरीबी का एक राजनीतिक कारण है। 5वीं योजना के अंदर पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था, योजना बनाई थी इंदिरा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74। उच्च जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि दर, शिक्षा का स्तर आदि के आधार पर बीमारू राज्यों में शामिल राज्य है। तो पहले इसका राइट आंसर देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर मैंने अविभाजित लिख रखे हैं, तो इनको ध्यान दो, क्योंकि जिस समय बीमारू राज्य की अवधारणा है वह प्रस्तुत की गई थी, उस समय इन राज्यों का विभाजन नहीं हुआ था, और इनका विभाजन होने के बाद इनके जो विभाजन जो हुआ था, वो राज्य भी बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल हो गए। चलो हम इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। तो भाई 1980 के अंदर जनसांख्यिकीय आशीष बोस थे, उन्होंने 1980 के अंदर बीमारू राज्य की अवधारणा दी थी। एक अखबार के अंदर उन्होंने बीमारू राज्य नाम दिया था। किन राज्यों के लिए? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए। तो अपने को क्या क्या चीज़ें याद करनी है? पहले तो बीमारू, हाँ भाई, बीमारू में क्या आएगा? BIMARU,
आर यू, बीमारू। इसकी फुल फॉर्म देखो, बी आई से बन गया बिहार, एम ए से बन गया मध्य प्रदेश, आर से बन गया राजस्थान और यू से बन गया उत्तर प्रदेश। यानी बीमारू राज्यों के अंदर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों को इन्होंने शामिल किया था। इनकी जन्म दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर और शिक्षा के न्यून स्तर को देखते हुए। लेकिन वर्तमान के अंदर राजस्थान को इस श्रेणी से बाहर माना गया है, जबकि बिहार से जो राज्य अलग हुआ, कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है। और नहीं, बिहार से कौन सा अलग हुआ? झारखंड। और जबकि जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और साथ में उड़ीसा। इन 3 राज्यों को शामिल कर लिया गया है। यानी वर्तमान के अंदर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न हमारा, गरीबी निवारण की निम्न योजनाओं को सुमेलित में से असुमेलित कौन सी है? यानी 3 सही है और 1 गलत है। देखो भाई, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 बिल्कुल सही है। अपन कैसे याद कर सकते हैं? हमने याद की थी अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा योजना है वह 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। जबकि अंत्योदय योजना भी 2000 में प्रारंभ की गई, लेकिन यह 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000, बिल्कुल सही है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993-94, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2015, ये गलत है। यानी कि हमारा एसोमेली जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, 12 सितंबर 2013 को यह प्रारंभ की गई थी। और इसके अंतर्गत कुल जनसंख्या का 67% भाग है ये कवर कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 75% और शहरी क्षेत्र के अंदर 50% पॉपुलेशन है वह इसके दायरे में आ रही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76, गरीबी निवारण की निम्न योजनाओं के अंदर असुमेलित है। यानी कौन सा ऑप्शन गलत, कौन सी योजना है वह असुमेलित है। यानी 3 सही है 1 गलत है। ऑप्शन नंबर ए, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी, जिसको हम बीसूका कहते हैं, बीसूका 20 सूत्री कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं पहले, इंदिरा आवास योजना 1985-86 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर गरीब लोगों को मकान है उसके लिए सहायता राशि दी जाती है। ऑप्शन डी, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम 1990, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असुमेलित है, सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम। तो भाई सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि डीपीएपी है 1973-74 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर हम 2 चीज़ें एक साथ याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम में। अक्सर जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न रखे हुए मिल सकते हैं जो के तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में प्रारंभ हुआ था और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ था। ये दोनों राजस्थान से संबंधित हैं, तो इनके दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को अपने को याद करना है। तो सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, मरु विकास कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 3 कथन सत्य है, 1 कथन असत्य है। यह कार्यक्रम 1995-96 में आरंभ किया गया, यही कथन असत्य आएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम है, ये अभी मैंने आपको बताया 1977-78 यानी कि 1977-78 के अंदर यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कार्यक्रम जब स्टार्ट किया गया था तो केंद्र सरकार की 100% सहायता से आरंभ किया गया था, लेकिन बात के अंदर इसके अंदर केंद्र राज्य का जो वर्तमान में बात की जाए तो 75-25% इसका हिस्सा है, 75-25 के अनुपात से इसकी अंदर हिस्सेदारी है। ठीक है, तो मरु विकास कार्यक्रम याद हो जाएगा, 1977-78 में प्रारंभ हुआ और यह आरंभ में केंद्र सरकार की 100% सहायता से आरंभ हुआ था और वर्तमान के अंदर इसके अंदर केंद्र राज्य का हिस्सा है 75-25 के हिसाब से। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह है मरुस्थल के विस्तार को रोकना और मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 78, गरीबी निवारण की निम्न योजनाओं के अंदर कौन सा असुमेलित है? 3 सही है, 1 गलत है। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। देखो इनको कैसे याद करोगे, पहले शहर बाद में गांव, यानी 1997 के अंदर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, 1999 के अंदर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इन सारी योजनाओं को एक साथ अगर हम बिल्कुल क्रम से लिख ले तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 से, ये बिल्कुल गलत है। हमने अभी पढ़ा था कि अन्नपूर्णा योजना है वह 2 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ हुई थी।
तो हमने दो चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी कि अन्नपूर्णा योजना है वह 2 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ हुई थी, और जबकि अंत्योदय अन्न योजना है वह 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई थी। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लो। साथ में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इनको एक साथ याद कर लो, 1997 और 1999। अगला प्रश्न हमारा, सापेक्ष निर्धनता का मापन करने की विधि कौन सी है? देखो भाई, सापेक्ष निर्धनता जिसका मापन है वो अक्सर विकसित देशों में किया जाता है, जो आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। इसके मापन की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर आ जाएगा। गिनी गुणांक विधि और लोरेंज वक्र विधि, ये दोनों विधियां सापेक्ष निर्धनता का मापन करती हैं, और ये दोनों विधियां आय की असमानता को प्रदर्शित करती हैं। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानकारी और कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 80, लोरेंज वक्र विधि के संबंध में गलत कथन कौन से हैं? 3 कथन सही है, 1 गलत है। देखो भाई, इस विधि का प्रतिपादन मैक्स और लोरेंज ने 1905 में किया था, बिल्कुल सही बात है। इसमें 45 डिग्री कोण पर एक पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा खींची जाती है, बिल्कुल सही है। कैसे भाई? ये अपना हो गया कोण, हो गया ये अपना हो गया, इसके अंदर 45 डिग्री यानी कि बीचों बीच ये है एक पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा, यानी कि यह रेखा बिल्कुल समान, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी है, लोरेंज वक्र पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा के नीचे होता है। कहां होता है? नीचे होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है, लोरेंज वक्र व पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा के मध्य की दूरी आय की समानता को दर्शाती है। ये गलत है, ये आय की असमानता को दर्शाती है। देखो फिर दोबारा से पूरे इसको समझ लो कि लोरेंज वक्र है, ये सापेक्ष निर्धनता का मापन करने की विधि है, ठीक है। मैक्स और लोरेंज ने 1905 के अंदर इसका प्रतिपादन किया था। इसके तहत एक बीच में 45 डिग्री के कोण के ऊपर एक पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा खींची जाती है, यानी कि किसी प्रकार का कोई आय की असमानता नहीं, पूर्ण समानता है अगर ये लाइन है ये, ठीक है। और इसके नीचे खींचे जाते हैं लोरेंज वक्र, और जो लोरेंज वक्र है वह आय की असमानता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली जो लाइन है यह है, क्या है ये है पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा, ठीक है। और ये है लोरेंज वक्र, और ये दोनों रेखाओं की जो बीच की दूरी है वह आय की असमानता को दर्शाती है। दोनों के बीच जितनी ज्यादा दूरी होगी मतलब उस देश के अंदर आय की असमानता उतनी ही ज्यादा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 81। अब हम बात करते हैं गिनी गुणांक की। वो तो लोरेंज वक्र, ये है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गुणा 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 मतलब याद करो मैथ से संबंधित है, गणित से संबंधित है, ठीक है। गिनी गुणांक विधि के संबंध में सत्य कथन है, कौन सा कथन सही है वो छांटना है। ऑप्शन नंबर ए, इस विधि का प्रतिपादन रेडोगिनी ने किया था, बिल्कुल सही है। यह लोरेंज वक्र विधि का गणितीय रूप है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर भी लोरेंज वक्र विधि का इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि इसका नाम क्या है, गिनी गुणांक, गुणांक यानी मैथ से संबंधित है, यानी इसके अंदर यह लोरेंज वक्र विधि का गणितीय रूप है। इसके अंदर अंक प्रदर्शन इसके अंदर किए जाते हैं, अंक दिखाए जाते हैं। ऑप्शन सी है, इसका मान 0 से 1 होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर इसको हम गणितीय रूप के अंदर व्यक्त करते हैं। राइट आंसर पहले देख लेते, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब देखो, गिनी गुणांक का मान है वह 0 से 1 के बीच होता है। अगर मान 0 आ रहा है यानी कि पूर्ण निरपेक्षता, ये जो अपनी समता रेखा है 45 डिग्री के ऊपर ये, और जो बीच वाली जो अपनी लोरेंज वक्र की जो रेखा है, या फिर जो अपने गिनी गुणांक कह सकते हैं ये रेखा है, ये अगर उसके ऊपर आ रही है तो वह माना जाएगा 0, यानी कि पूर्ण समानता है, किसी प्रकार की कोई आय की असमानता नहीं है। और जो 1 है वह अधिकतम मान है, यानी कि वह पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न हमारा, नई अवधारणा के अनुसार 2015 से राष्ट्रीय आय से तात्पर्य 2015 के अंदर ही के आदेश के तहत ही 2011-12 को आधार वर्ष है वह माना गया था, और 2015 के आदेश के अनुसार ही राष्ट्रीय आय है वह उसका तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित, यानी GVA, ठीक है। मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित, ये एक नया राष्ट्रीय आय के आकलन का एक नया फॉर्मूला है जो 2015 के अंदर लागू किया गया। और इसके अंदर अंतर क्या है? देखो भाई GDP के जब हम अनुमान लगाते थे सकल घरेलू उत्पाद का, उसके अंदर हम डिमांड या उपभोक्ता साइड का हमें पता चलता था कि भाई क्या था, उपभोक्ता के आधार पर लगाते थे कि भाई उपभोक्ता ने कितने लाख करोड़ रुपए का सामान उपभोग किया, या फिर कितनी डिमांड है, कितनी मांग है, उसके आधार पर हम पता लगाते थे कि देश के अंदर सकल घरेलू उत्पाद यानी कितने माल का उत्पादन हुआ। जबकि GVA के अंदर सप्लाई साइड से पता लगाते हैं, यानी जो उत्पादन करता है ना वहां से आंकड़े इकट्ठे करते हैं इसके अंदर GVA के अंदर कि भाई कितने माल, कितने लाख करोड़ अरबों का माल है वह
उत्पादन केंद्रों से बाहर निकला। ये अंतर है। जीडीपी के अंदर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान कहाँ से लगाते हैं? उपभोक्ता साइड से, डिमांड कितनी हुई, कितने लोगों ने कितने माल को उपभोग किया, वहाँ से आंकड़े लेते हैं। जबकि जीवे के अंदर सप्लाई साइड से, यानी कि जो उत्पादन करता है वहाँ से कितने का माल है वो वहाँ से निकला। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था और ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। टॉपिक ये अपना चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। शुभ रात्रि।